हेलो टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू प्रियल नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर, जो कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के साइकोलॉजी सब्जेक्ट का सेकेंड यूनिट है, बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो फर्स्टली इंट्रोडक्शन देखते हैं। द बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियरल फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, पर्टिकुलरली द ब्रेन। मीन्स जो बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर है, ये क्या है, एक प्रकार से जो भी हमारे बिहेवियरल फंक्शन होते हैं, जो कि कहाँ से रेगुलेट होते हैं, नर्वस सिस्टम से, और पर्टिकुलरली ब्रेन से जो भी रेगुलेट होते हैं हमारे बिहेवियरल सिस्टम, बिहेवियरल फंक्शन, उनके बारे में स्टडी को ही क्या कहा जाता है, बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। ओके, physiological psychology is that branch of psychology which seek to determine how activity in the nervous system is related to behavior and the mind. और क्या कहा गया है कि जो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है, जिसके माध्यम से, जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं या समझ सकते हैं, हमें पता चल पाता है कि नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी कैसे हमारे बिहेवियर से रिलेट करती है। जो भी नर्वस सिस्टम है हमारे, या हमारा माइंड है, वो कैसे रिलेटेड है हमारे बिहेव से या बिहेवियर फंक्शन से। उसके अलावा मैनी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल फंक्शन कैन नॉट बी फुली अंडरस्टूड विदाउट सम नॉलेज ऑफ द अंडरलाइन बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसके अलावा क्या है, बहुत से ऐसे एस्पेक्ट हैं ह्यूमन बिहेवियर के, बहुत से लक्षण हैं, बहुत से एस्पेक्ट हैं कुछ, तो या फिर हमारे जो मेंटल फंक्शन है, उनको हम पूरी तरह से अंडरस्टूड नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते, जब तक कि हमें क्या हो, बायोलॉजिकल प्रोसेस का नॉलेज नहीं होगा। तब तक हम हमारे जो भी मेंटल फंक्शन है या बिहेवियर के जो भी एस्पेक्ट हैं, उनको हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, our nervous system, sense organ, muscle and gland enable to us be aware of and adjust to our environment. इसके अलावा क्या, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, हमारे सेंस ऑर्गन, मसल्स और ग्लैंड, ये क्या करते हैं, हमें अवेयर करते हैं कहाँ, किस लिए, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट करने के लिए हमें अवेयर करते हैं, हमें जागृत करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आवर perception of event depend on how our sense organ detect stimuli and how our brain interpret information originating from the senses. इसके अलावा क्या, जो भी हम परसीव करते हैं, जो भी हमारा परसेप्शन है, जो भी हम समझते हैं, वो पूरी तरह डिपेंड होता है कि सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है, उसको हमने कैसे हमारे सेंस ऑर्गन डिटेक्ट किए। ठीक है, कैसे हमने उसे कैसे सेंस किया, जो भी हमारे सेंस ऑर्गन है, उनके सेंस करने पर ही डिपेंड होता है हमारा परसेप्शन, और उसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ, ब्रेन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन, और फिर वो क्या होती है, स्टोर होती है। अब देखते हैं बॉडी माइंड रिलेशनशिप। अगला टॉपिक है बॉडी माइंड रिलेशनशिप, मतलब जो हमारी बॉडी और माइंड के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। तो क्या है, साइकोलॉजी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर विच इन्वॉल्व बोथ द बॉडी एंड द माइंड। जो साइकोलॉजी की स्टडी है, वो जो कि हम देख रहे हैं, इसमें ह्यूमन बिहेवियर, इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बॉडी भी है और माइंड। दे आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरेक्ट अपॉन ईच अदर, मेंटल फंक्शन एंड फिजिकल स्टेट अफेक्ट ईच अदर। मीन्स क्या है, ये दोनों एक दूसरे से, माइंड और बॉडी दोनों एक दूसरे से क्या इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं और इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और मेंटल फंक्शन एंड फिजिकल स्टेट अफेक्ट ईच अदर। जब मेंटल फंक्शन और फिजिकल स्टेट दोनों क्या है, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, और एक दूसरे को क्या करती है, अफेक्ट भी करती है। अगर मेंटल कंडीशन अफेक्टेड है तो आपकी फिजिकल स्टेट भी अफेक्टेड हो सकती है, या फिजिकल स्टेट अफेक्टेड है तो मेंटल फंक्शन भी अफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, माइंड इज़ रिगार्डेड एज द फंक्शन ऑफ द बॉडी। माइंड क्या है, जो भी बॉडी के फंक्शन है, उसको पूरी तरह कायम है, माइंड में डिपेंड है बॉडी के फंक्शन।
ठीक है। इट इज़ द सम टोटल ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेस सच एज ऑब्जर्विंग, नोइंग, थिंकिंग, रीजनिंग, फीलिंग, इमेजिन, रिमेंबरिंग, जजिंग एक्सेट्रा। माइंड आल्सो ग्रो जस्ट एज द बॉडी ग्रो। मीन्स जो भी माइंड के ऊपर भी ही हमारे बॉडी के फंक्शन रिलेटेड हैं। कुछ प्रोसेस होती हैं मेंटल प्रोसेस, जैसे कि इसमें दिया है ऑब्जर्व करना, नोइंग, थिंकिंग करना, रीजनिंग, फीलिंग, इमेजिन, रिमेंबरिंग, जजिंग। तो ये सारी चीज़ें किसकी हैं? हमारे मेंटल फंक्शन है, ठीक है। और मेंटल फंक्शन के जो भी हमारे मेंटल फंक्शन हैं या जो भी हम सेंस कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम थिंकिंग कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कुछ भी चीज़, है ना, तो ये फीलिंग अगर जो कर रहे हैं तो वैसे ही हमारी बॉडी क्या करेगी? रिएक्ट करेगी। हम जो भी फील करेंगे, जो भी हमारे सेंसेस हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगी? बॉडी रिएक्शन करेगी, वैसा ही एक्शन देगी जैसे कि हमारी फीलिंग्स हैं या हमारे मेंटल फंक्शन हैं। तो इस प्रकार से क्या है, माइंड और बॉडी क्या है? रिलेटेड हैं। माइंड पूरी तरह से क्या करता है? रेगुलेट करता है बॉडी के फंक्शन को। जैसा माइंड में आपके मेंटल फंक्शन होंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या हो? बॉडली फंक्शन होंगे। माइंड आल्सो ग्रो जस्ट एज द बॉडी। और जो हमारा माइंड है वो हमारी बॉडी के साथ साथ ग्रो करता है। उसके अलावा क्या है? माइंड इज ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय फिजिकल स्टेट एंड बॉडली फंक्शन। बॉडी इज रिप्रेजेंट बाय फिजिकल, जो भी हमारी बॉडी है वो किससे रिप्रेजेंट होती है? हमारी फिजिकल स्टेट से। एंड बॉडली फंक्शन, जो हम कर रहे हैं, जो भी हमारी एक्टिविटी हो रही है, जो भी मोटर फंक्शन है हमारे, वो रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी को। Our nervous system and gland, which are an important part of our body, are responsible for our way of thinking, feeling and doing. देखिए, हमारी बॉडी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा बॉडली मूवमेंट, ठीक है। हमारी बॉडी किस प्रकार के मूवमेंट दे रही है, ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे हैं, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन जो भी हमारे बॉडली फंक्शन हैं या फिज़िकल स्टेट है हमारी बॉडी फंक्शन या फिज़िकल स्टेट, ये डिपेंड करती है हमारी ग्लैंड्स एंड नर्वस सिस्टम में। क्योंकि जो भी हमारी थिंकिंग होगी, है ना, जैसे दिया थिंकिंग, फीलिंग, है ना, जो भी हम सोच रहे हैं या जो हम फील कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम बॉडली फंक्शन शो करेंगे, है ना, और वैसे ही हमारी बॉडी रिप्रेजेंटेड होगी। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, body fluid, chemical and mechanical event all influence both our overt behavior and our feeling and experience, ठीक है। जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, बॉडी फ्लूइड, केमिकल, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? इन्फ्लुएंस करती हैं सारे सभी को। यानी हमारी फिज़िकल स्टेट के जो केमिकल हैं, स्ट्रक्चर में जो भी केमिकल फ्लूइड हैं, से हमारी बॉडी में फ्लूइड पाया जाता है, जो भी केमिकल है या मैकेनिकल इवेंट, ये इन्फ्लुएंस भी करते हैं साथ साथ हमारे बिहेव को। और जो भी बिहेव है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, मीन्स ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी मेंटल प्रोसेस को, मेंटल फंक्शन को, ठीक है। आवर फीलिंग एंड एक्सपीरियंस, our mental function like strong feeling, emotion, attitude, motivation, motive, thinking etc. Influence our body activity and process. इससे पहले के पॉइंट में मैंने आपको बताया कि बॉडी हमारी रिप्रेजेंट होती है किससे, कि हमारे बॉडली फंक्शन कैसे हैं, और बॉडली फंक्शन किस पे डिपेंड होते हैं कि हमारे मेंटल फंक्शन क्या हैं। उसी प्रकार से इस पॉइंट में भी दिया है कि हमारे जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिज़िकल स्ट्रक्चर है, वो हमारी मेंटल फंक्शन को भी इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं या प्रोसेस हो रही हैं उसके कारण क्या होता है, हमारा जो मेंटल फंक्शन है वो भी इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशन आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी रिस्पॉन्स एंड मेंटल प्रोसेस। इमोशन क्या है? कॉम्बिनेशन है बॉडी रिस्पॉन्स और मेंटल प्रोसेस। इमोशन अपने आप में क्या है? एक मेंटल प्रोसेस है और उसी के अकॉर्डिंग क्या बॉडी रिस्पॉन्स करती है ना। बॉडी प्रोवाइड एनर्जी टू फाइट। बॉडी क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है इमोशन में। क्या कर रही है? बॉडी प्रोवाइड करती है एनर्जी लड़ने के लिए। जो भी स्ट्रॉन्ग जो भी इमोशन है उससे लड़ने के लिए बॉडी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है।
माइंड कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग, और माइंड क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है अंडरस्टैंडिंग में, समझने के लिए, कि सिचुएशन जो भी है उसको समझने के लिए माइंड कंट्रीब्यूट कर रहा है, और उसको उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी एनर्जी प्रोवाइड करा रही है ना। टू ऑफर एन एक्सप्लेनेशन फॉर वन ऑन एक्शन और द action of other, just as the body produce epinephrine to fight danger, the mind help to decide whether it is needed for note मतलब कि वही है कि जैसे कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन है तो उससे फाइट करने के लिए हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमें ताकत दे रही है, और उस टाइम पे क्या करना है हमें, ठीक है, जजमेंट या फिर अंडरस्टैंड करने का एनर्जी कौन दे रहा है, हमारे माइंड दे रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, माइंड और बॉडी मिलके क्या करती है, इमोशन के में क्या कर रही है, अपने इमोशन को डील करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अफेक्ट ऑफ बॉडी कंडीशन ऑन मेंटल फंक्शन। अब इससे पहले हमने देखे कि बॉडी के फंक्शन अफेक्ट करते हैं, हमारी मेंटल कंडीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वही चीज़ हम देखेंगे कि कैसे हमारी बॉडी की कंडीशन हमारे मेंटल फंक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। तो फर्स्ट पॉइंट है इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर कॉज्ड मेंटल एक्साइटमेंट। जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, बीपी हमारा इंक्रीज़ हुआ, ये क्या है, एक फिज़िकल कंडीशन है, हमारी बॉडी की कंडीशन है कि हमारी बॉडी का बीपी क्या हुआ है, इंक्रीज़ हो गया है, बढ़ गया है। कॉज मेंटल एक्साइटमेंट, उसके कारण क्या होता है, मेंटल एक्साइटमेंट, हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, घबराहट होने लगती है, उत्तेजित हो जाते हैं, तो वो क्या है, हमारा मेंटल फंक्शन क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, क्योंकि बीपी बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है सीवियर पेन रिड्यूस कंसंट्रेशन लेवल। अब जब कभी आपको मान लो सीवियर पेन हो रहा है बॉडी के किसी पार्ट में, तो क्या होगा, आप किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। लाइक अगर अभी आपकी कोई क्लास चल रही है, लेक्चर चल रहे हैं और आपको हेडेक है, तो आप जो भी क्लास हो रही है, जो भी लेक्चर हो रहा है, उसमें आप अपना कंसंट्रेशन नहीं दे पाएंगे। तो वही है, कंसंट्रेशन क्या हो गया, आपका मेंटल फंक्शन हो गया, और पेन क्या है, बॉडी कंडीशन है। तो आपकी बॉडी कंडीशन क्या है कि आपको पेन हो रहा है, जिससे आपका क्या है, कंसंट्रेशन लेवल लो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉनिक इलनेस कॉज डिप्रेशन। इसके अलावा क्रॉनिक इलनेस, किसी भी बॉडी पार्ट में कोई घाव है या कोई आपको इंटरनल डिसीज़ है, किसी भी प्रकार की इलनेस है जो बहुत टाइम से है, वो क्या हो गई, बॉडी कंडीशन हो गई, तो उससे क्या होगा, डिप्रेशन, उसके कारण हो सकता है पेशेंट क्या हो, डिप्रेशन के स्टेज में पहुंच जाए। तो डिप्रेशन क्या है, एक मेंटल फंक्शन है, ठीक है। फिजिकल फटीग अफेक्ट आवर मूड एंड रिड्यूस आवर मोटिवेशन इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन। वही है कि कोई भी फिजिकल फटीग मतलब हमें शारीरिक थकान जब रहती है तो क्या होगा ना, हमारा मूड भी ठीक नहीं रहता, और ना ही हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट रहता है, ना ही हम किसी चीज़ के लिए मोटिवेट हो पाते हैं, प्रोत्साहित हो पाते हैं, ना ही हमारा कंसंट्रेशन होता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, अब जो इमोशन है वो भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते। मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई थी कि फिज़िकल एक्टिविटी क्या है, अफेक्ट करती है हमारी मेंटल फंक्शन को, ठीक है, और ये क्या है, अफेक्ट कर रही है, जो मेंटल कंडीशन है वो अफेक्ट कर रही है हमारी बॉडी फंक्शन को, ठीक है। तो जो हम इन्हें हमारे कोई भी इमोशन जो हम पे हावी हो जाते हैं, मैंने इमोशन की क्लास आपको दे रखी है, उसमें हमने देखे थे कि इमोशन क्या है, थोड़े थोड़े पीरियड के लिए अगर रहें तो वो कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाते हमारी बॉडी को, लेकिन अगर वो लॉन्ग टाइम तक हों या फिर बार बार आ रहे हैं और बहुत लंबे समय तक हों, स्ट्रॉन्ग हो हमारे इमोशन, तो वो क्या करने लगते हैं, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो वही है कि इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट डीप थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन कैन कॉज फिजिकल स्ट्रेन। क्या है, बहुत ज़्यादा हम सोचेंगे, क्या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो उसके कारण क्या हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेन हो सकता है।
Unconscious motivation and conflict give rise to many physical complaint and neurotic disorder like conversion disorder. अब क्या है, किसी जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अनकॉन्शियस मोटिवेशन, ऐसी चीज़ के लिए आप मोटिवेट हैं, है ना, जिसकी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं हो, या फालतू की बातों के लिए आप मोटिवेट हों, तो उससे क्या होगा, आपकी फ़िज़िकल कंप्लेंट जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, है ना, वो अनकॉन्शियस है, अनवांटेड है ना, आप वो चीज़ें कर रहे हो, उसके कारण आपकी फ़िज़िकल कंप्लेंट हो सकती है। ठीक है, इस सिर्फ स्मोकिंग की बात ना करें, इसके अलावा बहुत से अनकॉन्शियस मोटिवेशन होते हैं, उसके कारण क्या अपने नर्वस सिस्टम न्यूरोटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं, कन्वर्सन डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोनों देख लिए कि कैसे हमारी बॉडी कंडीशन हमारी मेंटल फंक्शन में इफ़ेक्ट डालती है, और कैसे मेंटल कंडीशन हमारी बॉडी फंक्शन में इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेनेटिक एंड बिहेवियर, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसमें क्या है, हेरिडिटी इज कंसिडर एट द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट। Heredity is basis of development of human personality. It is like to raw material in the hand of the artist, out of which the potter and tailor prepare the specific object. ठीक है, कि मतलब हम जब स्टार्टिंग में ही क्या होता है, हमारे कोई भी इमोशन नहीं होते, ना मेंटल फंक्शन, ना ही बॉडली फंक्शन डेवलप हो पाते हैं। वो एक मतलब कुम्हार के पास एक माटी हो, है ना, सिर्फ सिंपल मट्टी हो, उसको वो जिस भी आकार में ढाल सकता है। उसी प्रकार से इसमें बताया गया कि हम जैसे चाहें अपने मेंटल फंक्शन को ढाल सकते हैं, हम पॉजिटिव या नेगेटिव, है ना, उस बेस में आप समझिए, तो जैसे भी हम डालना चाहें हम वैसे ढाल सकते। द कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बिहेवियर आर इन्फ्लुएंस द पर्सन जेनेटिक एडॉपमेंट। They also include physical deficiency and the nature of glandular function। यानी इसमें यही बताया है कि जब हम स्टार्टिंग में, जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, एक तो जो भी उसका आसपास का एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो या फिर उसको जो सिखाया जा रहा है, या वो जिस प्रकार से चीज़ें एब्जॉर्व कर रहा है, उस हिसाब से ही उसका क्या होगा, बिहेव होगा। ठीक है, और कुछ क्या होगा, जेनेटिक, कि उसके जो जीन्स हैं, ठीक है, जैसे उनके जीन्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी कुछ हैबिट्स या फिर उनकी कुछ जो भी पर्टिकुलर इलनेस कुछ होती हैं, कुछ डिसीज़ होती हैं, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो जेनेटिक होते हैं, तो वो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट, फर्स्टली देखते हैं इन्वायरमेंट। द चाइल्ड inherited the trait and characteristic of his parents and forefather through genes at the time of conception। ठीक है, the environment is everything that affect the individual except his genes। environment cover all the outside factor that have act on the individual since he began life। मतलब जब भी कोई चाइल्ड न्यू बर्थ चाइल्ड है, जब से वो यानी समझना चालू करता है चीज़ों को, तो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उसके पेरेंट्स, सबसे फर्स्टली उसके पेरेंट्स उनकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करेगा। उसके फोर फादर, दादा दादी हैं जो भी उसकी फैमिली में, उनकी एक्टिविटीज़ एब्जॉर्व करेगा। उसके अलावा जो भी जैसा कि मैंने बताया कि बाहरी चीज़ें, उसका आसपास का एनवायरनमेंट जैसा होगा, उस हिसाब से उसका माइंड डेवलप होगा। ठीक है, उसके माइंड और बॉडी उस हिसाब से डेवलप होगी कि जैसा एनवायरनमेंट है वैसा उसका ऑब्जर्वेशन है, और वैसा ही वो अपना माइंड डेवलप करेगा, और माइंड के अकॉर्डिंग ही उसकी बॉडी फंक्शन रेगुलेट होते चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज की क्लास में बस इतना ही। इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी ब्रेन एंड बिहेवियर, जिसमें हम नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स और साइनेप्स देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हम पढ़ लेंगे तो पूरा दिमाग में बन जाएगा खिचड़ी, आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा। तो इस क्लास के लिए इतना इनफ है। तो रिवाइज कर लेते हैं, आप क्या क्या देखा है हमने आज।
ठीक है। बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर सेकेंड यूनिट है अपनी साइकोलॉजी की, जिसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। बॉडी माइंड रिलेशनशिप देख लिया कि बॉडी और माइंड कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी बॉडी की कंडीशन होती है वो कैसे हमारे माइंड में अफेक्ट डालती हैं, और उसी का उल्टा जो हमारी माइंड कंडीशन होती, मेंटल कंडीशन, वो हमारी बॉडी में कैसे अफेक्ट डाल सकती है। ठीक है। उसके अलावा जो हमारा बिहेवियर और जेनेटिक्स हमने देखे कैसे डिपेंड है, ठीक है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से। ठीक है। तो जब भी न्यू बर्थ चाइल्ड है वो पूरी तरह से क्या होगा, डिपेंड होगा कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट में बेबी होगा, जैसे एनवायरनमेंट में बच्चा होगा, उसके दिमाग का विकास, जैसे अभी हमने पहले देखा कि बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ दिमाग का विकास होता है। तो जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसा परसीव करेगा बच्चा, और वैसे ही उसका माइंड डेवलप होगा। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना। आई होप आपको जो भी मैंने अभी समझाया है वो समझ में आया होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू।